वेल क्लास 9th स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में हम आगे आज कंटिन्यू करते हैं पढ़ना। देखिए, जो टॉपिक हमने लास्ट पढ़ा था दैट वाज रिलेटेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्पेशली द लैंड फैक्टर। ठीक है, लैंड फैक्टर से जुड़े हुए हमने पढ़े थे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद लैंड एंड हाउ दीज प्रॉब्लम्स कुड बी सॉर्ट आउट। तो लैंड फैक्टर से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हम करते हैं उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है और हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है HYV सीड्स। कुछ स्टूडेंट्स ने पहले भी पूछा था कि HYV सीड्स क्या होता है, तो आइए आज इससे रिलेटेड जो हमारी NCERT में गिवन है उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, जैसे कि HYV सीड्स का नाम हमारे सामने है, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। हाई मीन्स, हाई सिंपली मीन्स ज़्यादा, यील्ड मीन्स उत्पादन, प्रोडक्शन। देखिए, फैक्ट्री जब कोई मशीन कोई चीज़ किसी चीज़ को बनाती है उसे प्रोडक्शन बोलते हैं, और जब पेड़ पौधे वनस्पति से हम कोई चीज़ लेते हैं नेचर से तो हम उसे बोलते हैं यील्ड। ठीक है, तो यील्ड वेराइटी सीड्स यानी कि ये उस वेराइटी के सीड्स होते हैं जिनसे हमें जो उत्पादन है वो ज़्यादा मिलता है। आई थिंक यू गेट इट, हाई यील्ड वेराइटी सीड, ऐसे इनका नाम पड़ा है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की जो लिस्ट हमने तैयार की है वो देखिए कि कब इंट्रोड्यूस हुआ था हाई यील्ड वेराइटी सीड। हाई यील्ड वेराइटी सीड से पहले जो सीड्स हम यूज़ करते थे उन्हें हम बोलते थे ट्रेडिशनल सीड, परंपरागत, यानी कि जो हमें अपने बड़ों से ट्रांसफ़र होकर मिलते रहे। और हाई यील्ड वेराइटी सीड्स ज़्यादातर वो सीड्स थे जो कि अनुसंधान, जो कि हमारे साइंटिस्ट ने हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार किए हुए थे, खासकर लेबोरेटरी या फिर फिक्स कंडीशंस में हमारे लिए बनाए गए थे। कब इनका यूज़ हुआ हमारे प्रोडक्शन में? इनका यूज़ हुआ लेट 1960s में, यानी जो 65 के बाद वाला जो पोर्शन है तब इनका इंट्रोडक्शन हुआ। कहाँ कहाँ इनिशियली इनको यूज़ किया गया? देखिए, जो मेन जगह हैं जहाँ पर इनिशियली इनका यूज़ हुआ वो मेन जगह है हमारे पास पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में इनका यूज़ नहीं हुआ था। यहाँ तक तो शायद आप सभी समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो मेन क्रॉप्स वो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जिनका इन पे यूज़ हुआ था? तो देखिए, वो क्रॉप्स हैं ज़्यादातर हमारी, वो क्रॉप्स हैं व्हीट एंड राइस। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा समय दें। यस, अब ठीक है। जो मेन क्रॉप्स हैं हमारी वो क्रॉप्स हैं व्हीट एंड राइस। शुरुआत में इन्हीं दो फसलों के ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। तो अब तक हमने ये समझा है कि कब यूज़ हुए थे, कहाँ यूज़ हुए थे और किस फसल में इनका ज़्यादा यूज़ हुआ था। अब देखते हैं कि जब हम इनको यूज़ करते हैं तो इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। यानी कि इफ़ अ फार्मर ट्राई टू यूज़ HYV सीड इन हिज फील्ड इट मस्ट हैव दीज टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ लाइक अ बेटर इरीगेशन। क्योंकि HYV सीड्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है तो इरीगेशन हमेशा अच्छा चाहिए। HYV seeds also required chemical fertilizers and pesticides because जो लोकल मैन्योर होता है, जो बायोडिग्रेडेबल मैन्योर होता है, जो काऊ डंग से बना हुआ जो खाद होता है, उस खाद से इनकी ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती। इनकी 100% ग्रोथ होती है जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, तब ये ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं। इवन पेस्टिसाइड्स की भी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह लगते हैं उनसे इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। क्या क्या बेनिफिट हुए HYV सीड्स के हमारे लिए? HYV सीड्स के लिए हमारे लिए कई बेनिफिट हुए हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये हुआ है कि HYV सीड ने हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाया इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। यानी कि पहले ये कंडीशन थी हमारे देश की कि हमें जो अनाज होता है, जो गेहूं था, वो भी दूसरे देशों से मांगना या ख़रीदना पड़ता था। लेकिन HYV सीड्स ने हमारे को इतना सफिशिएंट बनाया, इतना कैपेबल बनाया कि अब हम उस प्रोडक्शन को अपने यहाँ पर कर सकते थे जो कि हमारे लिए पर्याप्त था। इवन मैं ये कहूँ कि हमारे लिए सफिशिएंट से भी ज़्यादा था, इतना था कि अब हम इसको बाहर बेच भी सकते हैं।
इतना प्रोडक्शन हो रहा है हमारे पास इस वक्त गेहूं का। एचवाईवी सीड की एक बहुत खासियत है कि इसमें होता ये है कि जो एक सिंगल क्रॉप होता है, एक पौधा होता है, उस पौधे में बीज लगते हैं। तो उस पौधे में जो ट्रेडिशनल पौधा होता था उसमें जितने भी बीज लगते थे उसमें लगने वाले ग्रेन्स, दानों की जो संख्या है वो हमेशा ज़्यादा आती है एचवाईवी सीड्स में। यानी कि पौधा तो एक ही होगा, बस उसमें नंबर ऑफ ग्रेन्स ज़्यादा होंगे, ये इसका एक फीचर है। और इसी वजह से ये ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और ज़्यादा प्रोडक्शन से ये हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाता है। देखिए ऐसा था कि केवल एचवाईवी सीड के हमारे लिए सिर्फ फ़ायदे थे, तो ऐसा नहीं है। एचवाईवी सीड्स के हमारे लिए कुछ नुकसान भी थे, कुछ डीमेरिट्स भी थे। जैसा मैंने आपको बताया कि एचवाईवी सीड्स में ज़्यादा यूज़ होता था इरिगेशन का, पानी का ज़्यादा यूज़ होता था। तो पानी का जब ज़्यादा यूज़ होता था तो जाहिर सी बात है बरसात के ऊपर तो हम डिपेंडेंट रह नहीं सकते, तो ज़्यादातर किसान ट्यूबवेल वगैरह यूज़ करते थे। और इससे जो हमारी वाटर टेबल है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, वो काफ़ी नीचे चला जाता है। आज भी आप देख रहे होंगे वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब में ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है कि वाटर लेवल काफ़ी नीचे हो चुका है। जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स का, पेस्टिसाइड्स का, तो इसका एक नुकसान ये होता है कि हमारी जो सोइल की फर्टिलिटी है वो फर्टिलिटी कम हो जाती है या फिर बहुत नुकसान होता है फर्टिलिटी को। देखिए जब हम पेस्टिसाइड्स का, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, बारिश आती है, बारिश से पानी बहकर नदियों में चला जाता है, तो वो नदियों को भी पोल्यूट करता है। तो ये एक कॉज बनता है पोल्यूशन का और इससे इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी बुक एनसीईआरटी में एक छोटी सी टेबल दी हुई थी और ये टेबल हमें बताती है दैट हाउ एचवाईवी सीड्स आर बेनिफिशियल टू अस। ये इस बात का प्रूफ है। देखिए जो वीट है, वीट का प्रोडक्शन 1965-66 में केवल कितना था, 10 मिलियन टन। लेकिन अगर हम 2017-18 की बात करें तो इसका प्रोडक्शन कितना है, 97 मिलियन टन। यानी कि करीब 90 to 100% का इसमें इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो एचवाईवी सीड से जाहिर सी बात है हमारे प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन हमेशा याद रखना एचवाईवी सीड से रिलेटेड हमारे लिए कुछ चैलेंजेस हैं, बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट के साथ साथ में हमारे लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनका हमें ध्यान रखकर ही इन एचवाईवी सीड्स का यूज़ करना चाहिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।